प्रभात खबर का संपादकीय सुन रहे हैं 22/12/2022 का। इंटरनेट का विस्तार। इंटरनेट का विस्तार दुनिया की महत्वपूर्ण तकनीकी कंपनियों में एक गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि जल्दी ही भारत एक बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था बन जाएगा तथा देश को मुक्त एवं विस्तृत इंटरनेट से लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष 2021-22 में भारत ने 400 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया था, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय से ऐसी व्यवस्था स्थापित की है जिसका लक्ष्य निर्यात प्रक्रिया को सरल एवं समावेशी बनाना है। सरकार उद्योगों और निर्यातकों के लिए समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ अनुकूल नीतियों और योजनाओं को भी लागू कर रही है। इस संबंध में उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना तथा देश की पहली लॉजिस्टिक नीति अहम पहले है। इन प्रयासों में डिजिटल तकनीकी की बड़ी भूमिका है, न केवल अर्थव्यवस्था के विकास में बल्कि नागरिकों के रहन सहन, कल्याणकारी पहलों, समावेशी बैंकिंग प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आदि के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्मार्टफोन की संख्या 1 अरब के आसपास पहुंच रही है। 133 करोड़ आधार कार्ड हैं। 80 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 5G तकनीक का भी विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचार दृष्टि से अनुरूप जुलाई 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान का प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत एनी योजनाओं के साथ गांव तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचाने का उपक्रम चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी का उपयोग शुरू कर दिया है। भूमि संबंधी विवरणों को डिजिटल के रूप में संग्रहित किया जा रहा है। ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो 2018 में 200 अरब डॉलर थी। देश में तकनीक का उपयोग किस गति से बढ़ रहा है, इसका अनुपालन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते एक दशक में स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के विस्तार में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इंटरनेट डाटा दरें बहुत कम है, इससे यूजर भी बढ़ रहे हैं तथा डिजिटल विषमता को भी पाटने में मदद मिल रही है। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में भी इसका योगदान है। वित्तीय लेन देन की सहूलियत और पारदर्शिता के बिना अर्थव्यवस्था का विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया तथा यूपीआई भुगतान प्रणाली ने वैश्विक स्तर पर भारत की डिजिटल प्रगति की ओर ध्यान खींचा है।
यह है इंटरनेट का विस्तार। अब आता है अगला टॉपिक, डेटा संप्रभुता समय की मांग। डेटा संप्रभुता समय की मांग, यह विषय ये लिख रहे हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो राष्ट्रीय सह संयोजक है स्वदेशी जागरण मंच का। किसी देश विकसित देश अपनी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने के लिए डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। डेटा का मुक्त प्रवाह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक असीमित संबंध बनाएगा तथा विकासशील देशों की फर्मों को नुकसानदेह स्थिति में डाल देगा। इसलिए डेटा का विनियम बहुत महत्वपूर्ण है। हाल में डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के प्रारूप को साझा करते हुए इस संदर्भ में सरकार ने 17 दिसंबर 2022 तक लोगों से सुझाव मांगे। गौरतलब है कि आज लोगों की निजी जानकारी ऐप, वेबसाइट, सेवा प्रदाता समेत विभिन्न डिजिटल माध्यमों से साझा की जाती है। हम जानते हैं कि इस डिजिटल युग में जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की अनुमति देने हेतु पूछा जाता है। यदि उपभोक्ता इसके लिए मना करता है तो उस ऐप का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। यही बात डिजिटल समाचार पत्रों, विभिन्न सेवा प्रदाताओं और अन्य प्रकार की वेबसाइट पर भी लागू होती है। ऐसे में लोगों की इन निजी जानकारियों का संरक्षण या उस निजी जानकारी का बिना उसकी सहमति के अन्य द्वारा प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून की जरूरत महसूस की जा रही है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि चाहे किसी व्यक्ति ने पहले से अनुमति दी हुई हो तो ही उसे कंसेंट मैनेजर के माध्यम से वापस लिया जा सकता है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों यानी किशोर व बच्चे द्वारा बिना अभिभावकों की अनुमति से उन ऐप या सेवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है जो इस कानून के संबंधित पक्षों को स्पष्टता प्रदान करेगा। सरकार द्वारा देश की एकता एवं संप्रभुता सुरक्षा, अन्य देशों से मित्रतापूर्ण संबंध या अपराध हेतु उकसावा को रोकने जैसे मामलों के संदर्भ में सरकार को विधेयक के प्रावधानों से मुक्त रखा गया है। इस प्रयास को सही दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि विधेयक में कई सुधारों की गुंजाइश है। कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 500 करोड़ रुपए तक के दंड का प्रावधान है। आलोचकों का मानना है कि गूगल, फेसबुक, अमेजन और अन्य बड़ी टेक कंपनियों के व्यवसाय को देखते हुए यह राशि उनके आकार और डेटा के दुरुपयोग से उन्हें होने वाली कमाई की तुलना में बहुत कम है। कई मुल्कों में कानून के ऐसे उल्लंघन की दंड राशि कंपनियों के लाभों के प्रतिशत के रूप में भी निश्चित की गई है।
इस तरह अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का लाभ उठाया जाना चाहिए। एक अन्य आपत्ति यह है कि इस कानून के पालन हेतु जिस बोर्ड का गठन किया जाना है उसके सदस्यों की संख्या और योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। विधेयक का कहना है कि यह कोई नियामक बोर्ड नहीं है। ऐसे में किसी नियामक संस्था का होना ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में निजात के बारे में लोग संवेदनशील हैं। हम लोग तो तमाम निजी जानकारियां पेट्रोल पंप पर ही किसी अनजान व्यक्ति को दे देते हैं। निजात और व्यक्तिगत जानकारियों के प्रति संवेदनशीलता का आना बाकी है। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी निजी और गैर निजी जानकारियों का खासा आर्थिक महत्व है। आज के युग में डेटा की उपयोगिता और उसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। आज हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के माध्यम में है। डेटा के उपयोग से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दम पर वह संभव है जो अभी तक मानव मस्तिष्क नहीं कर पाया है। आज दुनिया भर की शक्तियाँ इस डेटा को कब्जाने की फिराक में हैं। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन से विभिन्न प्रकार की ऐप का उपयोग कर रहे हैं। बड़ी ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियां गूगल, सरीखे, सर्च इंजन एवं जियो मैपिंग आदि निजी डेटा आदतों, सामाजिक संबंधों, वित्तीय व्यवहार और खरीद फरोख्त समेत विभिन्न प्रकार के डेटा का संवर्धन कर अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI शक्तियों को लगातार बढ़ा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश कर रही है। उपयोगी डेटा का वितरण अत्यधिक असमान है। जब वैश्विक शक्तियाँ इस डेटा को हासिल करने के लिए सभी रास्ते तलाश रही हैं, भारत को न केवल देश में उत्पादित डेटा को स्वामी होने की आवश्यकता है, बल्कि देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर डेटा की गणना करने की भी आवश्यकता है। लोगों का डेटा और उसके माध्यम से उन्हीं का शोषण डेटा अर्थव्यवस्था की खासियत बन रही है। ज़रूरत है एक ऐसे कानून की जिसके माध्यम से देश के डेटा पर देश का संप्रभु अधिकार हो। उस डेटा का संवर्धन कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विभिन्न प्रकार की अन्य जानकारियों पर बड़ी टेक, ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया कंपनियों का एकाधिकार होने से रोका जाए। हमें समझना होगा कि निजी डेटा का ही अनामीकरण और प्रसंस्करण कर उससे गैर निजी डेटा का निर्माण होता है और उसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के वित्तीय समेत आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानकारियाँ एकत्र की जाती हैं। यह भी समझना होगा कि विकसित देश अपनी के लिए डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। डेटा का मुक्त प्रवाह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक असममित संबंध बनाएगा तथा विकासशील देशों की फर्मों को नुकसानदेह
स्थिति में डाल देगा। इसलिए डेटा का विनियमन बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2018 कहती है देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने डेटा को नियंत्रित करें और अपने डेटा का उपयोग साझा करने और इसके प्रवाह को विनियमित करने में सक्षम हों। रिपोर्ट में यह भी है कि निष्कर्ष यह है कि अगर विकासशील देशों को डिजिटल बुनियादी ढांचे और डिजिटल क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी आर्थिक और औद्योगिक नीतियों और राष्ट्रीय नियामक ढांचे को डिजाइन करने के लिए लचीलापन और नीतिगत स्थान नहीं दिया जाता है तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान की गई विकास की क्षमता विलुप्त हो सकती है। यदि कानून में यह प्रावधान हो कि निजी डेटा को विदेशों में भेजने के बाद भी उस पर संप्रभु अधिकार देश का ही रहे और उसके उपयोग द्वारा एकत्र जानकारियों को भारत में पुनः प्रेषित करने की बाध्यता भी हो। डेटा और जानकारियों पर एकाधिकार से बचा जा सकेगा। छोटे ई-कॉमर्स प्लेयर, छोटे स्टार्टअप, सरकारी एजेंसियों, आम जनता और शोधकर्ताओं के लिए ये जानकारियाँ मुक्त रूप से उपलब्ध हों तो हम अपने देश को डिजिटल सुपर पावर बनाने तथा औद्योगिक क्रांति 4.0 की तरफ तेजी से बढ़ने में जरूर कामयाब होंगे। इसके साथ यह हो गया समाप्त। अब आता है फुटबॉल विश्व कप के बदलते रुख। ये लिख रहे हैं अनादि बरुआ। यह है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं पूर्व परीक्षक भारतीय महिला फुटबॉल टीम के। कतर में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होने वाले 2026 के विश्व कप में टीमों की संख्या 48 होगी। बढ़ती हुई संख्या में एशिया और अफ्रीका की और टीमें शामिल होंगी। इससे आयोजन का रोमांच बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि कतर में आयोजित फीफा फुटबॉल विश्व कप पिछले आयोजनों से कई अर्थों में अलग रहा है। खेल के तेजी इस बार देखने लायक थी। इसका नतीजा यह हुआ कि मैच के एकदम शुरू में ही हमें गोल देखने को मिले। दूसरी उल्लेखनीय बात यह हुई कि एशिया महादेश की टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। आमतौर पर यह बात कही जाती रही है कि उच्च श्रेणी का फुटबॉल तो यूरोप और लैटिन अमेरिका में ही होता है, पर इस बार जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और ईरान के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखलाया और अनेक मैचों में ये टीमें अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ी। यह फुटबॉल आयोजन बहुत अधिक गोलों के लिए भी याद किया जाएगा। इस बार कुल 172 गोल हुए हैं। फाइनल मैच में जितने फील्ड गोल हुए, इस बार
उतने गोल किसी और विश्व कप फाइनल में नहीं हुए। यह आयोजन तकनीक के इस्तेमाल के लिए भी याद किया जाना चाहिए। वर्ष 2018 में रूस में आयोजित हुए विश्व कप में वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया था, जिसे इस बार और भी अच्छे ढंग से अपनाया गया। उसके कारण हमें पारदर्शी और प्रभावी खेल देखने का अवसर मिला। सभी को याद होगा कि 1986 में मेक्सिको में हुए विश्व कप में प्रसिद्ध खिलाड़ी माराडोना ने हाथ से गोल कर दिया था। उस समय उसे रेफरी ने मान लिया और अर्जेंटीना की जीत हुई। जब वीडियो रिप्ले से पता चला कि गोल तो हाथ से हुआ था, तो इस पर माराडोना ने कहा था कि वह हैंड ऑफ गॉड था। फुटबॉल ऐसा खेल है जिसके विश्व कप के लिए खिलाड़ी 4 साल तक तैयारी करते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी टीम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, पर कुछ ही का अंतिम रूप से चयन हो पाता है। यह टीम 3 साल तक क्वालीफाई मैचों में तथा अन्य मैचों में खेलती है। जैसे एशिया में 56 देश हैं, तो उनमें से विश्व कप जाने वाली टीमों को तय करने की प्रक्रिया 3 साल चलती है। इस विश्व कप के कुछ समय बाद ही क्वालीफाई मैचों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस तरह की मेहनत और कोशिश बेकार नहीं हो, इसलिए VAR सिस्टम लाया गया है। तकनीक का प्रयोग अच्छी बात है, इसमें थोड़ा समय तो लगता है और इसलिए हमने लगभग हर मैच में अतिरिक्त समय का खेल देखा। लेकिन इससे खेल में पारदर्शिता और धार बढ़ती है। ऊपर हम लोगों ने संक्षेप में एशियाई टीमों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया, पर हमें अफ्रीकी टीमों के खेल पर अधिक विस्तार के बात करनी चाहिए। अफ्रीकी टीम बॉडी कॉन्टैक्ट की शैली से खेलती है। मोरक्को, घाना या सेनेगल की टीमों के खेल को देखें तो साफ होता है कि वे रफ एंड टफ स्टाइल में खेलते हैं। लेकिन इस बार मोरक्को ने दिखाया कि उनके पास उत्कृष्ट कौशल भी है। इस टीम ने राउंड मैचों में केवल एक गोल खाया, जो सेल्फ गोल था। सेमीफाइनल में भले वह हार गई, लेकिन उसमें भी टीम का खेल किसी भी दृष्टिकोण से कमतर नहीं था। यह मैं ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फुटबॉल प्रशंसक मानते हैं कि अफ्रीकी फुटबॉल का यह शुरुआती दौर रही है और आगामी वर्षों में उनकी धार बहुत तेज होगी। अनेक विश्लेषक तो यह भी कह रहे हैं कि जल्द ही हम किसी अफ्रीकी टीम को विश्व विजेता के रूप में देखा सकते हैं। कतर में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से होने वाले 2026 के विश्व कप में टीमों की संख्या 48 होगी। बढ़ी हुई संख्या में एशिया और अफ्रीका की और टीमें शामिल होंगी।
इससे आयोजन का रोमांच बहुत अधिक बढ़ जाएगा। भारत में इस बार के विश्व कप तथा बड़े खिलाड़ियों को लेकर उत्साह कुछ अधिक ही देखा गया है। यह अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों में फुटबॉल को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। इतने बड़े इतने बड़े देश में अगर हम एक अच्छी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो हमें विचार करना होगा। अगर आप खेलों में समृद्ध देशों को देखें तो वहाँ 5 साल से कम आयु से ही बच्चों को फुटबॉल प्रशिक्षण से जोड़ दिया जाता है। पर हमारे यहाँ आम तौर पर यह 10 साल की आयु से शुरू होता है। इससे बुनियादी चीज़ें सीखने में कमी रह जाती है। हमें अपने देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ करना होगा। मैं ब्राज़ील में प्रशिक्षित हुआ हूँ। वहाँ मैंने देखा कि रात में भी समुद्र किनारे लड़के-लड़कियाँ फुटबॉल खेल रहे थे। उनके यहाँ टीवी पर स्पोर्ट्स के कार्यक्रम चलते हैं, विशेष चैनल भी हैं। यूरोप क्लबों में लगभग 70% खिलाड़ी लैटिन अमेरिकी देशों से जाते हैं। अफ्रीका से भी खिलाड़ी जाने लगे हैं। इससे उन्हें नाम तो मिलता ही है, बहुत कमाई भी होती है। एक तरफ से यह रोज़गार भी है। अगर हम घर और स्कूल में बच्चों को प्रोत्साहित करें और सुविधा दें तो तस्वीर बदल सकती है। अब है खाद्य संकट का सामना नए दृष्टिकोण से करने की ज़रूरत। खाद्य संकट का सामना नए दृष्टिकोण से करने की ज़रूरत देश दुनिया से है। ये दुनिया आज अभूतपूर्व खाद्य संकट से जूझ रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार 828 मिलियन लोग रोज़ भूखे पेट सोते हैं। गंभीर खाद्य असुरक्षा से ग्रसित लोगों की संख्या 2019 के 135 मिलियन से बढ़कर 345 मिलियन हो गई है। लगभग 50 मिलियन लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं। यह संकट अप्रत्याशित नहीं है। कोरोना महामारी, यूक्रेन युद्ध व जलवायु परिवर्तन से लेकर आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना, बढ़ती मुद्रास्फीति और चरम मौसम तक की घटनाओं के साझा परिणामों ने दुनिया भर के लाखों लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। भले खाद्य संकट वैश्विक है, पर यह सभी को एक समान प्रभावित नहीं कर रहा है। कुछ वैसे देश व समुदाय जो पहले से ही युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और अत्यधिक निर्धनता का सामना कर रहे थे। हालांकि हालिया संकट ने उनकी हालात और ख़राब कर दी है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र को लें तो इनमें दुनिया के सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देशों जैसे सीरिया, यमन आदि में से कुछ शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र और कुछ अंतर्राष्ट्रीय NGO क्षेत्रीय खाद्य संकट को मानवीय सहायता के आग्रह और अभियान के साथ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रभावित जनसंख्या की सबसे तात्कालिक ज़रूरतों को दूर करना है। परंतु अभी हम जिस वैश्विक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, उसे केवल मानवीय सहायता से दूर नहीं किया जा सकता।
उसके लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसने जिसने मानवीय सहायता, विकसित शांति निर्माण से जुड़ी नीतियों को राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर लागू करना शामिल हो। इस दृष्टिकोण के साथ अंतिम लक्ष्य न केवल संकट को हल करना बल्कि उनका पूर्वानुमान लगाना और उन्हें रोकना भी होना चाहिए। अब आता है आपके पत्र से जन जागरण अभियान की ज़रूरत। ये है शेखर कुमार गया से। बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घर उजाड़े हैं। शराबबंदी के बावजूद शराब पीने से यहाँ कईयों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों अस्पताल में भर्ती है। राज्य में शराबबंदी है, फिर भी चोरी छिपे शराब लाना जाहिर है। बिना पुलिस प्रशासन के मिलीभगत के ऐसा संभव नहीं है। इस अपराध में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही शराब के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाने की भी आवश्यकता है। शराब केवल पीने वाले को ही हानि नहीं पहुंचाती, घर परिवार भी तबाह करती है। होता है वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता। ये है पारुल श्री रांची से। दिल्ली में एक शिक्षिका द्वारा 5वीं कक्षा की छात्रा को पहले तल से नीचे फेंकने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची का अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिक्षक द्वारा बच्चों को डांटने, फटकारने या एक दो थप्पड़ लगा देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतना भी क्या गुस्सा कि बच्चे की जान लेने का प्रयास किया जाए। इस तरह की घटनाओं पर रोक के लिए स्कूल प्रशासन को समय समय पर शिक्षकों की मनोवैज्ञानिक जांच कराने की आवश्यकता है, ताकि उनकी मानसिक स्थिति का पता चल सके। हाई रेट व रिवेट कुछ अलग है। संतोष उत्सुक है जो टिप्पणीकार है। ये टॉपिक है हाई रेट व रिवेट। बाजार गए तो प्रसिद्ध ब्रांड की जैकेट अच्छी लगी। पत्नी बोली कुछ दिन में ऑफ लगने वाला है, यही जैकेट 40% डिस्काउंट पर लेना। हुआ यही कुछ दिनों बाद वही जैकेट 40% की कम कीमत में में खरीदी। ब्रांडेड जीरे का 100 ग्राम का पॉकेट, जिस पर 50 रुपये प्रिंट है, बिना घोषित छूट के 35 रुपये में मिला। प्लास्टिक बेयर पर छापा 380 रुपये है, 240 रुपये में बेच रहे हैं। बिस्कुट के पैकेट पर 128 रुपये प्रिंट है। दुकान द्वारा चिपकाए चीट पर फिर से MRP 110 रुपये छापी है और सेल प्राइस या स्पेशल प्राइस 100 रुपये है। एक वस्तु की 3 कीमतें, यह तो कुछ चीज़ें हैं। दर्जनों दूसरी चीज़ों की कीमत पर घोषित या अघोषित छूट है। जितना मर्जी छापो और जितना मर्जी में बेचो, यह फार्मूला हिट है। ग्राहकों को प्यारी सी भेड़ बनाकर रखो और ऊन निरंतर उतारते रहो। रेडीमेड कपड़ों के प्रिंट रेट पर महा हैवी रिबेट घोषित कर ग्राहकों को रिझाया जाता है। ब्रांडेड कंपनियां कीमत 70% तक कम करती है। ब्रांडेड जूतों पर 40% से ज़्यादा छूट मिलती है। अनेक जूतों पर रेट प्रिंट नहीं होता, चाहे
जितने में मार दो। यह ग्राहक की मोल भाव क्षमता है कि कितने में खा सकता है। कितनी ही वस्तुएं जिनकी तरह ग्राहक की शक्ल व अक्ल देख कर तय होती है। कपड़े के थान पर रेट प्रिंट नहीं होता, मर्जी मीटर के हिसाब से बिकता है। सरकार विज्ञापित करती है कि छपी हुई दरों से कम भुगतान करने के लिए आम मोल भाव कर सकते हैं, मगर इस अनुरोध को कितने दुकानदार स्वीकारते हैं। प्रशासन चाहता है कि छोटे मोटे ढाबे वाले, सब्जी वाले भी रेट लिस्ट लगाए, लेकिन संबंधित सरकारी विभाग चीज़ों पर मर्जी के दाम चिपकाने के संबंध में कहीं नज़र नहीं आता। इस मामले में कार्रवाई होना तो कोसों दूर की बात है। यह सीधे व्यावसायिक ठगी है। जो चाहे रेट लगा लो और जितना मर्जी या अवसर बने माल बना लो। ब्रांडेड भारतीय अपने आप में मस्त व्यस्त रहते हैं। वास्तव में उनके विकल्प भी धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। पैकिंग कभी न गलने वाले आकर्षक रंगों में छपे पॉलीपैक में है, जिस पर नारा छापा गया है, अपने शहर को साफ और हरा रखें, पर्यावरण के सिद्धांतों को संरक्षित रखें। पर्यावरण प्रेम भी झूठा है इनका। हमें क्या लेना के मौसम में अब यह जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की बनती है। होना चाहिए कि सरकार हर वस्तु के प्रोडक्शन कॉस्ट को आधार मानकर निर्माता, होलसेल और विक्रेता के लाभांश सहित सब्जी इत्यादि को छोड़कर हर चीज़ पर रेट प्रिंट करवाए और उसी पर बिकवाए। यह सुनिश्चित हो कि हर वस्तु पर दाम छपे हों, उचित हों और वही हो जिन पर चीज़ वास्तव में बिकनी है, ताकि क्रय विक्रय में पारदर्शिता आए और ग्राहकों को आत्मविश्वास स्थापित हो। इसी के साथ ये संपादकीय प्रभात जो है 21/12/2022 का समाप्त होता है।